के प्रति काफी समर्पित थे और लगातार हिंदी को प्रमोट करने में, और उसके बाद आपको भी पता, हम सभी को पता है किस तरह से उन्होंने पहले जो यूनिवार्ता ही थी यूएनआई की जो हिंदी की वो, लेकिन पीटीआई जो थी वो अंग्रेजी में थी, जो वायर सर्विसेज जो थी। तो ये उनका हिंदी प्रेम था और उनको लगता था कि हम तब तक जो अपने देश की जो भाषा है और जो हमारे 80% का 90% जो ये भारतवर्ष है, 90% जो हिंदी, खासकर हिंदी क्षेत्र का जो भारत है, उसकी खबरें, उसके कंसर्न उनको हम तब तक नहीं ला सकते अगर हम हिंदी में कोई वायर सर्विस इस तरह से जो पीटीआई निश्चित रूप से अच्छा काम करे, कि खासकर अलग अलग देशों में जिस तरह से पीटीआई जो है वहां के खबरों को लेके आती थी, उसकी अपनी भूमिका थी। लेकिन वैदिक जी का ये मानना था कि नहीं, हमें हिंदी में जो है इसको लाना होगा, और उन्होंने ये जिम्मेदारी अपने कंधे पर ली और वो उसके जो है संपादक भी बने और फाउंडर भी बने उसको बनाने के। और उसके बाद हमने देखा कि भाषा ने जो है पीछे मुड़ के नहीं देखा, उसने बहुत से जो है कि काम किए, बहुत अचीवमेंट किए। विदेश के जो मामले थे उनको भी भारत के जो पढ़ने वाले लोग थे उनके लिए, आम जनता के लिए सामने लेके आए, और तमाम जो रिपोर्ट्स थी होती। तो वैदिक जी के साथ मुझे काम करने का मौका तो नहीं लगा, लेकिन मुझे याद है कि हम भी चूंकि पत्रकारिता में थोड़ा एक्टिविज्म भी करते थे, और वैदिक जी का भी थोड़ा सा जो कलेवर था वो ये था। और खासकर मुझे याद है कि जब स्थापना हुई इसकी, क्या नाम आपकी, पीपुल्स सार की जो है, जन दक्षेश की, उस टाइम में जो है 1990 का दशक, और ये काफी उस समय ये एक्टिविज्म था, और खासकर जो नेबरिंग कंट्रीज है और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, क्योंकि हम एक सहयोगी हमारे वरिष्ठ पत्रकार आनंद स्वरूप वर्मा, उनके साथ मिलकर हम लोग समकालीन तीसरी दुनिया निकालते थे, और उसमें खासकर जो हमने जो है कि पीपुल्स जो सार्क है उसका एक जो मीडिया जो है, पीपुल्स मीडिया किस तरह से चले, उसके लिए जो है कि हमने प्रयास किया। तो उस संदर्भ में जो है वैदिक जी से बहुत ज्यादा हमारा इंटरेक्शन होता था, बातचीत होती थी, और वो काफी कुछ इनपुट्स हमें उसमें देते थे, और हमारे जो भी तमाम इस तरह के कार्यक्रम होते थे, चाहे सेमिनार होते थे, उसमें वैदिक जी जो है लगातार सम्मिलित होते थे। और एक बात उनके बारे में निश्चित रूप से थी कि एक बात तो मैं कहना चाहूंगा कि जो उनका एक अचीवमेंट सबसे बड़ा ये रहा कि हम जो वैदिक जी को जो है, अगर हम अंग्रेजी में खुशवंत सिंह को जानते हैं कॉलम राइटर के रूप में जिस तरह से, या फिर बाद में हमने कुलदीप नैयर जी को देखा, खासकर कुलदीप नैयर जी जिनकी एक जनवादी पत्रकारिता भी थी, जनवादी मुद्दों को, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हर तरह के मुद्दों को लेकर वो कॉलम लिखते थे, और उनके कॉलम जो है व्यापक रूप से 100-150 अखबारों में जिस तरह से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन्स अखबारों में छपते थे, उसी तरह जो है कि वेद प्रताप वैदिक जी ने हिंदी में ये कार्य का संपादन किया और काफी उनको सफलता मिली। और खास बात ये थी कि उनकी जो भाषा थी बहुत ही सरल और सटीक होती थी, और छोटे छोटे वो कॉलम लिखते थे, बहुत बड़े नहीं, ताकि जो है एक पाठक का उसमें जो है इंटरेस्ट बना रहे। ये उनकी खासियत थी, और निश्चित रूप से सभी पाठक और हम सभी पत्रकार लोग भी जो है उनके कॉलम को मिस करेंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। एक बात और थी वैदिक जी की, जो उनके साथ, एक तो उनका स्वभाव बहुत मृदुल स्वभाव था उनका, एकदम हंसते हुए वो मिलते थे, मुस्कुराते थे, और उसी वात्सल्य के साथ मैं कहूंगा कि, या उसी प्रेम के साथ वो मिलते थे। आप चाहे कोई छोटा पत्रकार भी आ जाए, बड़ा पत्रकार भी आ जाए, तो एक गर्मजोशी के साथ वो मिला करते थे। ये उनकी खासियत थी जो मैंने महसूस करी। हालांकि थोड़े बहुत इस तरह के शेड थे, आपको याद होगा 2014 में जिस तरह से उन्होंने उसका पाकिस्तानी आतंकवादी का जो है सही का इंटरव्यू किया था, उसको लेके काफी कंट्रोवर्सी हुई, और कांग्रेस ने भी, खासकर राहुल गांधी ने भी उनको जो है संगी बिता दिया और तमाम तरह से। हालांकि वो थोड़ा सा मुझे भी लगा हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के तो करीब थोड़ा सा वो थे, लेकिन कभी पत्रकारिता में उन्होंने उसको हावी नहीं होने दिया, और एक इस्टेब्लिशमेंट के थोड़े बहुत करीब वो रहते थे, ये उनकी थी। अब चूंकि वो संपादक थे और पत्रकार थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो एक्टिव रहते थे, तो निश्चित रूप से इस्टेब्लिशमेंट के भी थोड़ा करीब ना, बहुत से होते हैं पत्रकार, मैंने देखा वरिष्ठ पत्रकार लोग होते हैं, वो कोशिश करते हैं, संपादक लोग होते हैं, उनकी नजदीकियां होती ही होती हैं, क्योंकि सत्ता वाले लोग भी कोशिश करते हैं। और पहले के टाइम में तो ये था कि खासकर जो है कि परामर्श लेना जो संपादकों से, जो संपादक जिनकी पैनी नजर होती है, संपादक जिसकी पूरी दुनिया में नजर होती है,
तो उससे परामर्श लेना कहीं न कहीं जो है राजनेता और खास सत्ता में बैठे लोग नेता ये अपना ये धर्म मानते थे। और इसीलिए नरसिम्हा राव जी के एक तो संस्कृत विद्वान नरसिम्हा राव जी थे और वैदिक जी भी थे, तो उनकी काफी एक नजदीकियां हो गई थी। और एक जमाने में तो ये कहा जाता था कि वो डिप्टी पीएम है, इतने क्लोज थे वो नरसिम्हा राव के कि वैदिक जी को डिप्टी पीएम कहा जाने लगता था। और पत्रकार जगत में काफी उनकी खिंचाई भी होती थी। लेकिन उनके पास अपना एक तरीका था, एक ज्ञान था। और बाद में भी आरएसएस से उनको लगा कि शायद राहुल गांधी जी ने भी एक टाइम में जब ये घटना हुई थी तो कहा कि आप इनको संगी हैं पूरी तरह से। बाद में उनकी मुलाकात भागवत से भी होती थी। और उसके पहले वैदिक जी जो है कि वो क्या नाम आपके सुदर्शन के काफी करीब थे। तो निश्चित रूप से वो उनके अंदर था। लेकिन उसके बावजूद सबसे बड़ी बात उनकी ये थी कि उन्होंने कभी पत्रकारिता पे जो है कि ये अपने प्रभाव को जो वैचारिक जो भी नजदीकियां उनकी रही हो उसको हावी नहीं होने दिया। और यही कारण था कि हमने देखा हाल के जब से नरेंद्र मोदी जी सरकार में, हालांकि 2024 की घटना हुई उसके बाद, लेकिन उसके बाद पिछले 4-5 सालों में मैंने ये खासकर देखा एक परिवर्तन उनकी लेखनी में देखा। और वो सरकार की आलोचना करने से बिल्कुल कतराते नहीं थे। और यही एक पत्रकार की पहचान होती है कि भले ही आप कितने भी एस्टैब्लिशमेंट के करीब हों, लेकिन जो सच्चाई है, सच्चाई को आपको बयां करना ही होता है। यही पत्रकार की खासियत होती है, यही पत्रकार को करना भी चाहिए। और यही वेदप्रताप वैदिक जी ने किया, पूरी तरीके से किया, पूरी हिम्मत के साथ किया, पूरी ईमानदारी के साथ किया। और यही एक है जो हमें आने वाले दिनों में एक प्रेरणा देता है कि हम भी जो है खासकर पत्रकारों को कि, और उसके अलावा भी जो लोग हैं जो भी सामाजिक कर्म में हैं या कुछ और भी काम कर रहे हैं, तो एक ईमानदारी के साथ जो है हम जनरल इंटरेस्ट को जो है, जनता के जो मुद्दे हैं, जो जनता की बातें हैं, जो देश की बातें हैं, वो उसको जो है उसी सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ हम उसको बयां करें। यही एक मैसेज मुझे लगता है कि वेदप्रताप वैदिक जी के पूरे जीवन से, उनके कार्य से और उनका जो एक व्यवहार था उससे ये सामने आता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वैदिक जी को अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ। ओम शांति। धन्यवाद युष्मन जी। तो पत्रकार तो मिर्ची खिलाने वाला होना ही चाहिए, क्योंकि अगर गुलाब जामुन खिलाए तो शुगर होने का खतरा है। ठीक है पंडित जी ने, आप विचारधारा के साथ रहिए, लेकिन कलम में विचारधारा ना है, ये एक पत्रकार की पहली निशानी। अब मैं श्री नवरत्न अग्रवाल जी को आमंत्रित करता हूं कि वो वैदिक जी से अपने संबंधों के बारे में हम सब लोगों को परिचित कराएं। श्री अग्रवाल। सभी को नमस्कार। मेरा वैदिक जी से, मैंने पढ़ा तो था वैदिक जी के बारे में, लेकिन वैदिक जी से जो मेरा मुलाकात रही अभी कुछ महीनों पहले से ही रही। और वैदिक जी मेरे पास ही गुड़गांव में रहते हैं और कई बार 2 बार साथ में जाना हुआ, रात को कई बार बातचीत करी। तो रात को 11-11 बजे तक खाना भी नहीं खाया होता था और जब बातचीत करने लगते थे वैदिक जी तो इतनी मस्ती से बातचीत कर रहे होते, मेरे को लगता था जैसे वैदिक जी को जीवन जीना आता था। क्योंकि मैं भी मेडिटेशंस में मैंने लेक्चर्स दिए, अनुभव कराए कई कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, कॉर्पोरेट्स में, तो मुझे जो उनमें खासियत दिखती थी उनको जीवन जीना आता था। इतनी किताबें पढ़ ली तो उन्होंने जीवन को जीने का तरीका अपने अंदर कहीं साथ रखा था। वो इतने प्यार से बात करते थे कि दुनिया को अपना बनाना जानते थे। वो अपने आप के भी प्रति एक कर्मठ थे, जुझारू थे, हर वक्त पढ़ना लिखना और साथ में अपने आप को अनुभव करते थे। वो ऐसा लगता था कि नेचर का पार्ट है जिन्होंने जीना सीखा था। तो हर वक्त मुस्कुराना, जीवन क्या है, उत्सव है, मुझे दिखाई देता था। उनका जीवन हर वक्त खिलखिला के हंसना, हर वक्त किसी की तारीफ करना, हर वक्त किसी को अपना बनाने की उनमें बहुत बड़ी क्षमता थी। जो सबसे बड़ी क्षमता थी कि उनमें सरल, सहज और किसी को अपना बनाने की अथाह शक्ति। और जब मैंने उनके पास गया, मेरे से कोई लिंक नहीं, लेकिन थोड़ी देर में बातचीत होते होते हमारी घंटों घंटों अध्यात्म में बातें होने लग गई। ओशो पे, हमारे महर्षि महेश योगी पे, तो जो चर्चा उस पर चलती रही, तो सार पे जो बातचीत चल रही थी, तो हमारी इनसे कोरिलेटेड बातें होती रही। जो जीवन है, जीवन पे बातचीत चल रही थी। तो
उनके साथ मेरे को 12 तारीख को, जब 14 तारीख को डेथ हुई, 12 तारीख को मेरे साथ थे, मेरे साथ ही प्रोग्राम में अवार्ड फंक्शन में गए थे, और 12 तारीख को साथ ही मेरे वापस आए थे गुड़गांव। तो कंटिन्यूस रास्ते में जाना और आना, दोनों टाइम जो बातचीत चलती थी नॉन स्टॉप, उनके टेलीफोन भी आ रहे थे कंटिन्यूस में, और वो देख रहा था कि टेलीफोन में अवॉइड करने की कोशिश कर रहे, लेकिन बातचीत बिल्कुल कंटिन्यूस बातचीत होती थी, लेकिन उसको सेटिस्फाइड पूरा करते थे बातचीत में। चाहे कोई बाहर के उनके नंबर फीड भी नहीं होते थे, कहते फोन नहीं कर रहे, कुछ और नहीं, लेकिन मैसेज सबके पास जुड़ जाते थे उनके, मतलब मैसेज में पता नहीं क्यों होगा, लेकिन वैसे नहीं जाते थे। और जैसे मेरे पास भी की किताबें मैसेज और आते रहते थे। 13 तारीख को मेरी फैक्ट्री के उद्घाटन था, जेवर के पास में फैक्ट्री थी, जेवर एयरपोर्ट के पास में बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। तो मैंने कहा साथ चलेंगे, लेकिन मैंने कहा कि इतने इनके टेलीफोन आ रहे थे, जा रहे थे, 2.5 घंटे जाने का रास्ता और 2.5 घंटे आने का रास्ता है, तो मैंने बना के सर आप रहने दो, आप है ना, आपके पास गर्म बहुत है और मुझे दिख रहा था आपके पास काम बहुत है कंटिन्यूस में, तो आप थोड़ा सा वो करें। तो मैं तो एक ही बात कहूंगा, क्योंकि आप इतने लोग बोलने वाले हैं, उन पे घंटों बातें करी जाए, क्योंकि जो मैंने अनुभव किया है जो जीवन में, उनको बातें थोड़ी देर की हुई है, लेकिन मैं इनको गहराई से जो अनुभव किया है, उनका जीवन एक जीना आता था, एक श्रेष्ठ जीवन था, सुपवित्र जीवन था उनका। वो किसी को पहले उसको एडिटी सुनने की ताकत थी, जो आज की तारीख में नहीं है हम लोगों में, मैक्सिमम लोगों में। बहुत जल्दी अपने कमेंट्स कसने लगते हैं, उनको मैं देखता था बहुत कुछ, कितना ही भी कुछ कहे, लेकिन उसको पहले सुनना, समझना, फिर अपने कमेंट्स प्यार से मुस्कुराते हुए देना, ताकि किसी को अपना बनाने की जो ताकत कह सकते हैं। क्योंकि आज जो मुझे लगता है कि हम सबसे बड़ा जीवन का है कि हम सृष्टि को अपना बना लें, अपने परिवार को अपना बना लें, लेकिन अगर हमें बातचीत करनी नहीं आती, सुनना नहीं आता, तो हम अपने आप को अपना नहीं बना सकते, परिवार को अपना नहीं बना सकते, समाज को अपना नहीं बना सकते। तो उनमें ये बहुत बड़ी एक जीने की कला थी कि सभी को अपना बनाने की उनमें आर्ट थी, कला थी, और मैं उनको अपने तहे दिल से, अपनी गहराइयों से, और मैं तो बल्कि उनके साथ ही चर्चा थी कि आपके पास अथाह वैदिक ज्ञान है, और मैं मेडिटेशंस और लेक्चर्स पे बहुत लोगों को अनुभव कराता हूँ, जीवन में मार्गदर्शन जीना, कि जीवन कैसे जीना चाहिए, उस पर एक रास्ता देता हूँ। तो मुझे अगर आपका साथ मिल जाएगा तो हम और 1 और 11 नहीं बहुत कुछ कर पाएंगे इस समाज में कुछ बदलने के लिए। तो उन्होंने कहा हाँ नवरत्न तेरे साथ हैं। तो नवरत्न को लगता नहीं कोई बिजनेसमैन है, जो उनके शब्द हुआ करते थे, तो मुझे लगता है कहीं तो थोड़े दिनों बाद वो गेहूं में कपड़े बदल के कहीं संत ना हो जाए कहीं किसी प्रकार से, जो उनके शब्द थे मेरे को बार बार ही कहते थे। तो मैंने कहा संत इस कपड़े में हो या उस कपड़े में, मन के भाव है मंदिर, मन के अंदर मंदिर होता है, शक्तियां हमारे अंतस की गहरी जड़ों में होती है। अगर उन जड़ों में हम वैदिक जी को कहीं धारण कर लें तो हम अपना जीवन ही श्रेष्ठ नहीं कर सकते, हमारा पारिवारिक जीवन, हमारा सामाजिक जीवन और पूरे विश्व के प्रति हमारी एक आपस में मिलान हो सकेगा। जो हम देश को देखते हैं, विश्व को देखते हैं, तो हम है कौन? पूरा ब्रह्मांड हमें अपनी एनर्जी दे रहा है, हम भी अपने कहीं फूल के रूप में खुशबू दे रहे हैं, पेड़ों के रूप में फल दे रहे हैं। जब हम देने की नीयत आती है तब हम कहते हैं कि एक तो रास्ता होता है कि ज्ञान को प्राप्त कर रहे होते हैं, ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब देने लगता है, जब प्रेम बढ़ जाता है लबालब, तो देने लगते हैं, तो ही मुझे उसमें अंदर दिखता था कि वैदिक जी के अंदर एक परम तत्व, पर हनुमान जी के बाद जब राम आता है तो राम देने के तत्व में आ जाते हैं। तो देने के तत्व में थे तो अपना प्यार देते थे, अपने मुस्कुराहट देते थे, उनके चेहरे पे कभी भी कोई निराशा नहीं देखते थे। कितना ही कुछ हो, मेरे को लगता मुस्कुराते रहते थे, मेरे को लगता तकलीफ भी होगी तो अभी मुस्कुराते रहते थे। तो उनकी मुस्कुराहट को धारण करने की चीज है, ऊपरी तौर से नहीं, अंतरी तौर से। धन्यवाद आप लोगों ने जो मुझे मौका दिया, और मैं प्रोफेसर जी का भी कहता हूँ धन्यवाद, उन्होंने मुझे याद किया। आज मेरे प्रोग्राम भी थे 3 बजे के आसपास, मैं तो राइट टाइम पे 3 बजे आ गया था, तो मेरे को देखा और प्रोग्राम है, तो मैंने कहा एक प्रोग्राम और अटेंड करके आ जाता हूँ। तो धन्यवाद, और मैं अब निकलूंगा, अभी मन तो नहीं कर रहा मैं यहाँ से जाऊँ, लेकिन मेरे को आगे कहीं जाना है। तो धन्यवाद, आपने जो मुझे सुना उसके लिए भी धन्यवाद, क्योंकि आप लोग पत्रकारिता के सारे बहुत बड़े राइटर्स और जिन्होंने अनुभव किया, आप मार्ग संचालन कर रहे थे तो मैं आपकी भाषा को सुन रहा था, तो एक एक शब्द में सभी के मतलब बहुत गहराइयां हैं। तो सभी मुझे लगता है कि मन नहीं कर रहा कि यहाँ से मैं जाऊँ, लेकिन जाना है। और धन्यवाद आप लोगों ने मुझे सुना, और वैदिक जी को तहे दिल से अथाह गहराइयों से एक ऐसे लगता है कि कहीं गए नहीं है मेरे साथ, वैदिक जी अभी भी साथ हैं, अभी भी लगता है उनकी मुस्कुराहट, उनका जो हंसी और उसका जो जुड़ाव है वो कहीं जा भी नहीं सकता। जो जीवन जी के जाते हैं वो एक मुस्कुराहट छोड़ के जाते हैं, वो मुस्कुराहट कहीं ऐसे लगता है एटमॉस्फेयर में रह गई है। उसकी मुस्कुराहट को हम हर वक्त अपने जीवन में अनुभूत करते रहते हैं, उनकी मुस्कुराहट और उसके जीवन को।
एक तो जैसे भागवत लिख के चले गए, कृष्ण कहीं गए थोड़े, भागवत लिख के बीच में आज भी हमारे जीवन है, जीवन जी रहे हैं। तो ऐसे ही वैदिक जी कहीं जा नहीं सकते, वो हमारे जीवन में हर क्षण हमारे साथ रहेंगे। थैंक यू धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय नवरत्न जी आपका। और श्रद्धांजलि का मौका है, वैदिक जी का मौका है, लेकिन आप इतना बहुमूल्य समय देकर अपना हमारे बीच में आए। और हमारी थोड़ा रिक्वेस्ट यही रहेगी कि 15-20 मिनट आप थोड़ा सा हमारे लिए भी दे दें, क्योंकि सर का जो संकल्प था, इस समिति से उनका बहुत बड़ा प्रेम था। और जैसा कि आपने कहा कि भावनाएं व्यक्ति की होती हैं, बाहरी दिखावा आडंबर ये कुछ नहीं होता। तो हमारी भी भावना है और हमारे अध्यक्ष जी की भी रिक्वेस्ट है, श्रीमान वीरेंद्र सेमवाल जी की, कि इस सत्र के बाद भी 2 मिनट आप हमें देंगे तो हमें अच्छा लगेगा। मैं आपका हृदय से अभिनंदन हूँ। हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार श्री विमलेश जुगरान जी पहुंचे हैं, हमारी संस्था के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हैं और यात्राएं भी करते हैं, पहाड़, हिमालय, भारत, मानवता सब चीज के पक्षधर हैं। तो मैं बीच में इसलिए आया, मैंने जरूरत की कि मैं रिक्वेस्ट ये करूं कि 2 शब्द भाई साहब ने भी बोलने हैं और मैं यही बात भाई साहब से बोलूंगा, मान प्रताप जी से। बहुत बढ़िया नवरत्न जी ने बोला, जैसे नाम ही नवरत्न है, शब्दों में भी कैसा नयापन आ जाए, तो इन्होंने ठीक कहा। और फिर कबीर ने कहा ही है, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। तो मन रंग गया है, घबराना नहीं है, वैसे ही हो जाओगे। और गणेश जी को लेकिन पकड़ना, क्योंकि गणेश मतलब विवेक, वो उनके बिना कोई आपको विघ्न भी नहीं आएगा। मैं यही पूरा भारत में समझाते हुए घूम रहा हूँ कि अगर साधु बनना है तो भी गणेश को पकड़ो, नहीं पकड़ोगे तो वो कोई ना कोई उर्वशी मेनका लाके खड़ा कर देंगे, तो जैसा ऋषि मुनियों के साथ होता रहा है, आपके साथ ऐसा ना हो। तो मैं श्री विमलेश जुगरान जी से अनुरोध करूंगा, पूरा नाम मैं भूल जाता हूँ, क्षमा करना, गणेश जी मजाक बहुत करते हैं, आप आइए। नमस्कार आप सभी को। डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी से मेरा संबंध जो है एक पत्रकारिता के छात्र के नाते रहा है। और जब मैं गढ़वाल विश्वविद्यालय में पत्रकारिता का छात्र था तो उनकी एक पुस्तक जैसे पत्रकारिता के विविध आयाम, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और उस जमाने में भी हम लोगों को वो किताब रोटेशन के साथ पढ़नी पड़ती थी, क्योंकि शायद उसके जो संस्करण थे वो उपलब्ध नहीं थे उस तरह से। और उसी पुस्तक के बहाने पहली बार डॉक्टर वैदिक से हमारा परिचय हुआ। मैं बाद में थोड़े से उन खुशनसीब लोगों में हूँ जिन्होंने उनको पढ़ा भी और उनके दर्शन भी किए। मैं तब नवभारत टाइम्स पटना में उप संपादक हुआ करता था और दिल्ली से पीटीआई की जो हिंदी सेवा थी, भाषा, उसका दायित्व डॉक्टर वैदिक को दिया गया था। और उसके लिए वो देश भर से परीक्षाएं भी करवा रहे थे और कुछ अच्छे पत्रकारों की टीम चाहते थे जो कि हिंदी में केवल पीटीआई का अनुवाद ना हो बल्कि अच्छी खबरें, अच्छे शब्द हिंदी के। तो मैंने भी परीक्षा दी और मुझे बुलावा आया तो मैं पीटीआई के ऑफिस में, उन्होंने मुझसे, मैंने उनको देखा सामने, तो जैसे हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया, इतने मतलब मृदुल हृदय, इतने खुश विचार और हमेशा एक होठों पे एक बहुत अच्छी मुस्कान उनके। तो आते ही उन्होंने मुझसे कोई सवाल नहीं किए, सीधे मुझसे कहा कि योगेश, तुम
को मैं लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुमको एक प्रशिक्षु पत्रकार के रूप में भाषा में रखना चाहता हूँ। तो मैं थोड़ा संकोच कर गया। मैंने कहा साहब मैं तो वहाँ पे सीधे उप संपादक हूँ पटना नवभारत टाइम्स में, और यहाँ आप मुझे प्रशिक्षु पत्रकार के रूप में रखेंगे तो मेरा थोड़ा सा कहने लगे नहीं आप आ जाओ, प्रशिक्षण की अवधि थोड़ी सी रहेगी और उसके बाद में आपको पार्लियामेंट कवर करने का मौका मिलेगा, आपको हम फील्ड रिपोर्टिंग करवाएंगे, वहाँ आप डेस्क पे हो। लेकिन मेरा दुर्भाग्य कहिए या क्या कहिए या संयोग कहिए, मैं उनकी उस पेशकश को नहीं स्वीकार कर पाया। और बाद के वर्षों में जब मैं दिल्ली नवभारत टाइम्स से जुड़ गया, उसके बाद मुझसे एक दो बार फोन पर और एक दो अवसर ऐसे मिले जब हम लोग मैंने उनसे भेंट हुई, तो फिर वो उस घटना को भी याद करते थे, लेकिन खुश होते थे कि चलो आप यहाँ दिल्ली नवभारत टाइम्स में हो। और चूँकि मैं थोड़ा लिखता उखता भी रहता था तो वो पढ़ते भी थे, तो बड़ी प्रशंसा करते थे। और चूँकि हमारे नवभारत टाइम्स में बहुत सारे ऐसे शब्द हिंदी पत्रकारिता को उन्होंने दिए जिनका इस्तेमाल, जिनके राजेंद्र माथुर साहब भी उनके कायल थे शब्दों के, जैसे दक्षिण शब्द वगैरह, ये भी शायद हिंदी पत्रकारिता को उन्हीं की दे रहे, भले ही वो आज प्रासंगिक शब्द हो गया। तो इस तरह से वैदिक साहब से मैं अपना जुड़ाव इसी तरह से महसूस करता हूँ। और आज मैं उनको इस मंच के माध्यम से श्रद्धांजलि देते हुए राजेंद्र माथुर के निधन पर और उनके अनन्य सखा जो है हिंदी के लघु प्रतिष्ठित गणकार डॉक्टर शरद जोशी जी ने जो लिखा था, ये उन्होंने अपने राजेंद्र माथुर साहब के निधन पे लिखा था। मेरे पास में वो आज भी है, तो मैं कई बार उनके उन शब्दों को ऐसी विभूतियों के रूप में उद्धृत करना चाहता और करता भी हूँ। तो आज मैं वैदिक साहब को इस मंच के माध्यम से श्रद्धांजलि देते हुए उन्हीं शब्दों को उद्धृत करता हूँ। शरद जोशी जी ने लिखा था, ईश्वर करे वो पुनर्जन्म लें, क्योंकि जो कसौटियाँ वो छोड़ गए हैं उन पर खरा उतरने के लिए बार बार उन्हीं को जन्म लेना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर वैदिक को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद श्री विमोश चंद्र त्रिपुरारी जी। कई बार जीवन में होता है, हम डेस्क पे होते हैं और कोई हमको मौका दे कि प्रशिक्षु हो जाइए, लेकिन घर भी चलाना होता है। और नवभारत टाइम्स से बड़ा बैनर है। नवभारत टाइम्स में मुझे भी लिखने का बड़ा सौभाग्य रहा। 3.5 साल कैरियर एस्ट्रोलॉजी में। एस्ट्रोलॉजी पे गणेश जी ने नए नए प्रयोग कराए, करीबन 9 तरीके के मैंने भविष्य बल गणेश जी ने लिखवाए। मैंने कहा मतलब नाम मेरा था गणेश जी प्रगटे में, लेकिन लिखवाए उन्होंने। अभी 2 मेरे पास रखे हुए हैं, कानून, लीगल एस्ट्रोलॉजी और स्पोर्ट्स पे तो कई बार टीवी पे, रेडियो सिटी पे कार्यक्रम हुए, लेकिन लोगों ने कहा कि सट्टा खेलना शुरू कर देते हैं, आप मत जाइए, पुनः नहीं कर लग गया। तो बात सही है ये। महर्षि रमन अंतिम समय में उनके शिष्यों ने पूछा कि अब आप चले जाएंगे? मैंने कहा पागल, यही रहूंगा मैं। कहीं कोई जाता है क्या? नहीं, हवा के रूप में, कहीं पत्ते के रूप में। तो मुझे याद करेगा तो मैं तो तेरे पास ही रहूंगा। तो वैदिक जी हम सबके साथ ही हैं, बाहर नहीं है। अगर आज मुझे सुनील नेगी जी ने कहा कि आप करेंगे तो मैं बड़ा अचरज में आ गया। ये दोबारा से वैदिक जी के बारे में बोलना है, फिर वैदिक जी के संबोधन, वैदिक जी की यादें, क्यों? कहीं कोई जाता नहीं है, शरीर चला जाता है। और सरल होने वाले का तो शरीर जाना बड़ा मुश्किल है, और जो मुस्कुराता ही रहे उसका तो बहुत ही मुश्किल है।
क्योंकि ईश्वर तो दो ही चीजों में प्रसन्न होता है। आपके पास कुछ नहीं है तो आप मुस्कुरा के उसको प्रसन्न करिए, वो ईश्वर बड़ा प्रसन्न होगा। और ईश्वर है क्या? तीन ही तो शब्द हैं, चित्त के प्रवर्तक, मौन में निवास करने वाले, सत्य में निवास करने वाले, और कुछ खेल नहीं। और ये हम लोग कौन है? ऊर्जा ही तो है। ये जो एक्यूपंक्चर है ये क्या है? वो ईश्वर की विद्या है, वो पॉइंट दबाता है आप ठीक। तो विद्युत तो है हमारे अंदर। और अभी हमारे नवरत्न जी ने बताया ओशो के बारे में, ओशो ने तो इसकी बड़ी व्याख्या कर रखी। तो अब मैं आपके सामने प्रोफेसर सुषमा चौधरी जी को बुलाऊंगा। वैदिक जी के साथ उनका बिल्कुल घर वाला संबंध था, पिता पुत्री का संबंध, मित्र का संबंध। तो सुषमा जी आप आइए और वैदिक जी के साथ अपने जो आपके संबंध रहे उन लोगों को बताइए। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः तस्य स्विद्धनम्। ईशोपनिषद का ये जो मंत्र है जिसमें कहा गया है कि ये सारा संसार में जो कुछ भी है सब में उस परमात्मा का वास है। इसलिए अपना कुछ मत समझो, त्याग भाव से जीना चाहिए संसार में। और इस प्रकार का जीवन, यह जो उपनिषद की शिक्षा है, ऐसा जीवन वास्तव में वैदिक सर ने जिया है। वेदवती वैदिक मैम, जैसा अभी सर ने कहा था आपने कि भाई घर में से ही घर होता है, निश्चित तौर पे मैम जो थी, और कहते हैं कि हर सफल पुरुष के पीछे स्त्री का हाथ होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैडम का स्वभाव स्वयं में इतना मृदुल था, इतना शांत था। आज तक मैं 1986-87 जब मैं एमए में पढ़ती थी तब से सर और मैडम के साथ जुड़ी थी। हमारे साउथ कैंपस में कौटिल्य अर्थशास्त्र पे एक सेमिनार हुआ था, उसमें सर आए थे सबसे पहले। और 87 में मैम ने हमें पढ़ाया था एमए में। तब के साथ जो हमारा संबंध जुड़ा, उसके बाद जो है जब मैं पीएचडी कर रही थी, अचानक से लाइब्रेरी में मैम ने मुझसे पूछा, सुषमा हमारे कॉलेज में पढ़ाओगी? और मुझे तो कितनी खुशी हुई। आप सोच सकते हैं जो पढ़ रहा हो स्वयं और उससे पूछा जाए कि हमारे कॉलेज में पढ़ाओगी। कॉलेज में पढ़ाना सबका सपना होता है उस काल में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा मैम का, जी मैम। और उसके बाद जो है फिर मैं उनके साथ पढ़ाने लग गई। और उनके साथ पढ़ाने की यह प्रक्रिया जब मैं परमानेंट हो गई कमला नेहरू कॉलेज में, तब के बाद भी जब तक वो रिटायर नहीं हो गई 15 तक, तब तक चला। और इस बीच में उनके घर बहुत ही आना जाना, बिल्कुल बेटी की जैसे समझने लगी वो। और वैदिक सर जब क्योंकि वो बहुत विदेश यात्रा पे रहते थे सर, अक्सर घर से बाहर ही रहते थे, घर की देखभाल सारा मैडम के जिम्मे ही रहता था। मैडम को जैसा मैंने कभी गुस्सा करते, कभी ऊंची आवाज में बोलते नहीं सुना। हर एक को देना जिसे कहते हैं, वो उपनिषद की ज्ञाता थी, उपनिषद का पर्याय थी। और वही वैसा ही स्वभाव वैदिक सर का था। दोनों के बीच में कभी मैंने कोई बहस नहीं सुनी, कभी ऊंची आवाज में किसी को बात करते नहीं सुना। वैदिक सर तो बिल्कुल इतना धीरे बोलते थे कि कभी कभी जब हम तीनों, मतलब मैं, बेटी और हम लोग घर जब भी जाते थे, बेटी कहती मम्मी इतनी धीरे बोलते हैं नाना जी की, कैसे दूसरा व्यक्ति कैसे सुन लेता होगा। फोन पे भी इतना धीरे बोलते थे कि, और फोन उनके बहुत आते थे। तो लेकिन उनकी जो छोटी छोटी बातें तो है ही, उसमें कर्मठता जो मैंने उनकी देखी है वो वास्तव में हम सबको प्रेरणा देने लायक है। हम जब भी जाते थे या फोन पे भी बात होती थी, मान लीजिए फोन किया मैंने, तो कहते सबसे पहले कहते थे नमस्ते सुषमा, नमस्ते। कोई फोन उठाता नमस्ते, और कहते थे सुषमा अभी मैं लेख लिख रहा हूँ, बाद में फोन करता हूँ। फिर मैं रख देती थी, फिर स्वयं फोन करते थे। इसके अतिरिक्त जिस दिन 4 अप्रैल 2019 को जब मैडम नहीं रही थी, तो उस दिन भी सर ने अपना लेख लिखा था, अपना सारा ये संपन्न करा के। और वो लेख 1.5 घंटे बैठ के उन्होंने लेख लिखा। उन्होंने बताई ये बात, उस समय भी उन्होंने कहा था कि किसी को दुख मनाने की आवश्यकता नहीं है, वो मुक्त हो गई, ये उत्सव मनाने का समय है। और घर में भी जाते थे, अगर वो उनको लेख लिखना है तो वो अपने काम के प्रति सचेत रहते थे, अपना काम पहले पूरा करते थे तब बात करते थे। इसके अतिरिक्त समय के बड़े पाबंद थे सर, जो काम जब निश्चित है उसी समय करेंगे। उनका मधुर व्यवहार
किसी को ऊंचा नीचा छोटा बड़ा नहीं समझते थे। अभी कुछ ही मेरे ख्याल से 1-2 महीने पहले की बात है, हम लोग उनके घर गए थे शाम को। एक कोई बहुत ही यंग लड़का उनके पास आया हुआ था, तो वहीं बैठे थे, बातचीत कर रहे थे। उस नाम तो मुझे भी ध्यान नहीं है, और वो कुछ बहुत अच्छे विचार लेके कोई उनके पास आया था, कुछ आगे करना चाहता था समाज की भलाई के लिए। तो उन्होंने बहुत धैर्यपूर्वक मेरे ख्याल से 1 घंटे से ज़्यादा समय देके उसकी बातें सुनी थी। हम भी वहीं बैठे थे। फिर वो गया, उसको विदा किया, और उन्होंने कहा देखो इस लड़के में बहुत जोश भी है, बहुत अच्छे विचार हैं, अगर कोई इसका सहयोग करे तो ये बहुत अच्छा काम समाज सुधार की दिशा में कर सकता है। तो वो व्यक्ति जिसके पास हर समय फोन आते रहते हैं, हमने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जाने कितने ही बड़े बड़े लोगों के हर समय फोन पे सुना है। हमारे घर आए तभी भी लगे थे फोन पे ही, उनके हर समय व्यस्तता रहती थी। लेकिन ऐसे व्यक्तित्व का जिसको बड़े से बड़ा ओहदा मिल सकता था, हम सब जानते हैं इस बात को, लेकिन हर एक की बात को बहुत धैर्यपूर्वक उनका सुनना, ये एक बहुत खास बात है। सबसे मीठा बोलना, ये बहुत एक खास बात है। इसके अतिरिक्त बाल सुलभ चंचलता थी उनमें। जब घर में होते थे, जब घर में गर्मी की छुट्टी हो या कोई हो, बच्चों के पास जाके थोड़ा सा, बेटी को खास करके, बेटी से बहुत लगाव था उनको, जाके उसको कुछ ना कुछ छोटा छोटा परेशान करना। फिर कभी कहते थे तुम दोनों जो है ना सुषमा, तुम जो गुरु और शिष्या दोनों एक जैसी हो, अपने पतियों पे शासन करती हो। हम कहते थे कि नहीं सर, हम तो दोनों ही जने बहुत सीधे हैं, मैडम भी जितनी सीधी उतनी सीधी मैं भी हूँ। तो हंसते थे। कभी कहते थे कि आज तुमने ये चाय वैसे ही बनाई है, जब हमारी शादी हुई थी तो वेदवती जी ऐसी ही चाय बनाया करती थी। तो बहुत अच्छा लगता था उसको भी सुन के। 13 तारीख की शाम को, अभी मैडम का उपनिषद महाकोश, अभी उसका जो है 6 तारीख को अप्रैल को निश्चित हुआ था कि उसका रिलीज करेंगे, और सब कुछ तय हो गया था कि कौन लोग आएंगे, और उनमें से एक जने डॉक्टर कर्ण सिंह के हाथों अभी उसका वो भी हुआ है, उद्घाटन भी हुआ उस समय, जिस दिन सर नहीं रहे उस श्रद्धांजलि सभा में। तो IIC में हम लोग मिले थे शाम को, मैं और मेरे हस्बैंड वहाँ पे गए थे, और 4 बजे का समय दिया। बोल रहे थे कि 4 बजे तक आ जाना सुषमा, क्योंकि मुझे डॉक्टर कर्ण सिंह जी के पास भी मिलने जाना है। तो मैंने कहा सर मैं आपसे पहले मैं पहुंची होंगी, और हम पहले पहुंच के हम देख रहे थे घड़ी, और हमने कहा मैंने कहा फोन निकाला, मैंने कहा ऐसा करती हूँ सर को एक बार फोन कर लेती हूँ कि कहाँ तक पहुंचे। हालांकि वो रास्ते में क्या, जो कहते हैं मैं रास्ते में हूँ। मैंने फोन निकाल के उठी, मैंने कहा इधर शायद नेटवर्क कवरेज ना हो, आगे जाती हूँ। 2 कदम आगे बढ़ी थी, मैंने कहा ओ सर तो आ रहे हैं। हम दोनों उठ के सामने को गए, और मैंने कहा सर नमस्ते। बोले नमस्ते। अरे सुषमा तुमने हमको देख लिया, मैं तो पीछे से आके तुम दोनों को धप्पा करने वाला था। तो इतना जो है, मतलब एक 79 साल के व्यक्ति में और इतने बड़े व्यक्ति में इस तरह की जो है ना बाल सुलभ एक चंचलता थी। और फिर बोले, जो आसपास लोग बैठे थे, जहाँ हम लोग सीट पे बैठे हुए कुछ लोग बैठे थे, बोले कि देखो ये है मैं प्रोफेसर सुषमा हैं, डॉक्टर अर्जुन चौधरी हैं, और मैं तो ये मेरे हमारे पुत्र पुत्री जैसे हैं, और मैं तो इन दोनों पति पत्नी का ना मैं तो भक्त हूँ। मैंने कहा सर क्या बात कर रहे हैं, भक्त तो हम आपके हैं। तो ऐसा व्यक्तित्व, मतलब परिवार में पति और पत्नी का, मैडम का, सर का जैसा जीवन रहा है, हमेशा सबकी भलाई करने में ही लगे रहते थे, बहुत लोगों की भलाई करते थे, और ऐसा मधुर व्यवहार। जबकि आज चीख पुकार का इतना समय है, अपनी बात को, बड़ी बात को इतने कम शब्दों में, इतने मधुर शब्दों में कह पाना और उसको पूरा करा लेना, ये बड़े ही खास व्यक्तित्व की निशानी है, मैं समझती हूँ। और अंत में तो सिर्फ मैं यही कहूँगी कि हृदय का मेल होता है जहाँ पर भावना रहती, हृदय का मेल होता है जहाँ पर भावना रहती, सफलता अनुसरण करती जहाँ पर साधना रहती, न रुकते रोकने से भी कदम विश्वास के चलते, वहीं पर दीप जलते हैं जहाँ पर प्रेरणा रहती, जहाँ पर प्रेरणा रहती। तो मैडम का, सर का जीवन हम सबको ही ऐसी ही प्रेरणा देते रहे कि उन्हीं आदर्शों पर हमारा भी मार्ग प्रशस्त रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ और श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सुषमा चौधरी जी। सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, और जिंदगानी कर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। वैदिक जी इसका उदाहरण, यात्रा यात्रा और यात्रा। तो यात्रा जो है वो हमको सीखने का अवसर देती है कि सामने कौन है,
नदी है, पहाड़ है, समुद्र है, मनुष्य है, पुष्प है, जंगल है, शेर है, भालू है, सब क्या उनका चाल चरित्र और चिंतन है, ये यात्रा से ही संभव है। आज दुनिया इंटरनेट पे उलझ गई है। तो मैं जुगरान जी के काफी लेख पढ़ता था, लेख लिखे हैं ना आपने, तो वही मैं क्रैक कर रहा था कि मैं बहुत दिन से मैं कहाँ पढ़ा मैं। एक तो इनका नाम भी बहुत जबरदस्त है, योगेश, पूरा आकाश को पूरा करेंगे। तो यात्रा अपने आप में करना ही एक पीएचडी है। हम में से कितने लोगों ने यात्रा की है, वो यात्रा से क्या सीखा है, ये अद्भुत है अगर हम लिखने पे आ जाएं तो। जैसे मुझे एक दिन मेरी माँ ने कहा बेटा हमको सब घुमा दो, और उस वक्त जो है मेरा बड़ा संघर्ष चल रहा था पॉलिटिकल, मैं वंशवाद के बड़ा विरोध में था और नेशनल सेक्रेटरी था इंडियन यूथ कांग्रेस का। तो मैंने बड़े समझाने की कोशिश की तमाम जो अब इस तरह से बाहर हैं उन लोगों को, लेकिन उनको समझ में नहीं आया। तो मैं यात्रा करनी शुरू कर दी, और जब मेरी माता जी ने मुझसे कहा बेटा हमको तुम यात्रा करा दो, तो पूरा जो है यात्रा हो गई। यात्रा मतलब सनातन धर्म में कौन सी यात्रा? यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, एक धाम, जगन्नाथपुरी, द्वारका जी, गंगा सागर, और आप सोचिए कि पूरा मतलब जितने वो है ज्योतिर्लिंग है सब। और यात्रा से मैंने देखा कि जो मैं सोचता हूं कि वंशवाद जो है वो किसी भी लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, वो सभी लोग सोचते हैं, और उससे धारणा को बल मिला। आज जो सत्ता है वो उसी विरोध का परिणाम है। मैं कहीं इसमें श्रेय लेने की मेरी कोई इच्छा नहीं, क्योंकि अपना काम खत्म करके तो आप आगे बढ़ जाइए, श्रेय लेंगे तो मारे जाएंगे। लेकिन यात्रा अद्भुत है, इतनी यात्रा आप करेंगे। और हमारे संस्कृति में तो दो ही शब्द है, एक ही शब्द है, चरैवेति, चरैवेति, चलते रहो चलते रहो। अभी मैंने देखा, अखबार में लिखा था कि वो प्रतिभा सिंह है जस्टिस, वो खड़े होकर लोगों के मुकदमे सुन रही है। क्यों? उन्होंने कहा, डॉक्टर ने कहा है ज्यादातर वेटनेस है ना, बड़ी दिक्कत होती है शरीर में। ये अच्छी बात है। वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने तो अभी एक नया प्रयोग शुरू किया है, न्याय जो है, न्याय आम आदमी के पास जाना चाहिए। ये सिंगापुर, पता नहीं कई कंट्रियों में ये प्रयोग शुरू हो चुका है। वो होना भी चाहिए। क्यों हम लोग जाए वहां पे कोर्ट में, अदालत में? अगर न्याय है तो न्याय को, न्यायाधीश को लोगों के बीच में जाना चाहिए। तो यात्रा वैदिक जी ने की, उसी से मुझे ये प्रसंग याद आ गया। और अब मैं हमारे बड़े भाई, वरिष्ठ मित्र और वैदिक जी के बारे में कई बार चर्चा करने वाले श्री सुनील नेगी जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और वैदिक जी के विषय में अपने विचार रखें और हम लोगों को अनुग्रहित करें। श्री सुनील नेगी। सभी साथियों को प्रणाम। साथियों, आज हम प्रेस क्लब में एक ऐसी अजीम शख्सियत को नतमस्तक होने के लिए एकत्रित हुए हैं, जो मैं समझता हूं कि न सिर्फ एक मल्टीफेसेटेड पर्सनालिटी थी, लेकिन एक बहुत बढ़िया इंसान भी थे। वेद प्रताप वैदिक को मैं समझता हूं कि वो अपने आप में बहुत बड़े संस्थान थे। वो एक व्यक्ति नहीं थे, न ही वो व्यक्तित्व थे, लेकिन अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे। वो इसलिए थे कि मैं, अगर आप उनके बायोडाटा को पढ़ें, जो विकिपीडिया से हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि और कोई साधन हमारे पास नहीं है सिवाय उसके, तो उसको आप एक बार नहीं और 10 बार भी पढ़ेंगे तो आपके दिमाग से वो ऊपर से निकल जाएगा। क्योंकि विद्वान वो इतने थे, ऐसा लगता है कि वो पैदा ही विद्वता के लिए हुए थे। वो पैदा ही अपने अंदर ज्ञान को एक्युमुलेट करने के लिए हुए थे, और इस देश की, समाज की लेखन के जरिए, चिंतन के जरिए समाज के तमाम वर्गों को साथ लेकर के, उनकी सोच को साथ लेकर के, उनकी समस्याओं पर लिखने के लिए वो पैदा हुए थे। वेद प्रताप वैदिक उस शख्सियत का भी नाम है कि जो मैं समझता हूं कि अपने 78 वर्षों में
6 दशक लगभग उन्होंने पत्रकारिता में दिए और उन 6 दशकों में वो हिंदुस्तान के एक सबसे बड़े अखबार नवभारत टाइम्स में संपादक रहे। संपादक के अलावा फाउंडर है भाषा के, पीटीआई की जो हिंदी सेवा थी उन्होंने शुरुआत की और 10 वर्षों तक उसे निभाया। और मैं समझता हूं कि उस 10 वर्षों के दौरान उन्होंने न जाने कितने पत्रकारों को इस देश के, खासतौर से हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में धारदार बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। मैं उनसे अक्सर जब पीटीआई में जाता था तो उनसे मुलाकात मेरी होती रहती थी। उनका हम जैसे लोगों से मिलना, मैं उसमें विश्वमानों में काम करता था, बीच में मैं जाता था, उनका जो आदर भाव देख करके हम जैसे लोगों के प्रति वो उस समय इतना प्रभावित करता था कि हम लोग गदगद हो जाते थे। वेद साहब में सबसे बड़ी खासियत ये थी कि समाज में, पत्रकारिता में, अध्ययन के क्षेत्र में उनको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि ये व्यक्ति कितना स्तर में हमसे नीचे है, ऊपर है। समाज के हर वर्ग के साथ वो अपने आप को समान स्तर पर रखकर चलते थे और उनके अंदर सजीवन, पूरे जीवन भर उनके अंदर जो सहृदयता थी वो इतनी थी कि उसकी कोई मिसाल ही नहीं आप देख सकते हैं। जैसे सुषमा जी ने कहा, डॉक्टर साहब ने, कि उनकी जो वाणी थी वो वाणी इतनी सरल थी कि उनसे अगर कोई भी व्यक्ति मिलता है, मैं प्रोफेशन की बात नहीं कर रहा, कोई साधारण व्यक्ति मिलता है तो वो इस कदर उनसे प्रभावित हो जाता था कि मैं समझता हूं कि वो कल्पना में भी इस बात को नहीं सोच सकता कि इतनी बड़ी शख्सियत, इतने बड़े विद्वान एक आम आदमी को मिलकर के उससे ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि वो भी उस श्रेणी में आ गए हों। 4 भाषाओं के पारंगत, रूसी, अंग्रेजी और हिंदी में तो थे ही वो, संस्कृत, तमाम भाषाओं के पारंगत होने के बावजूद भी जिस तरीके से उन्होंने हिंदी में अपनी पीएचडी लिखी और उस समय संसद में किस तरीके से मतलब इतना बड़ा भावेला खड़ा हो गया, लेकिन अंततः उनकी जीत हुई। पूरे देश के तमाम राष्ट्रीय स्तर के नेता उनके समर्थन में, उनके समकक्ष खड़े हुए और उन्होंने उनको समर्थन देकर के संसद को झुका दिया और उनको मानना पड़ा कि हिंदी में पीएचडी संभव हो सकी। हिंदी के आंदोलन, हमारे देव सिंह रावत भाई हिंदी के जो सबसे बड़े संघर्षरत नेता हैं, उनको याद है किस तरीके से उन्होंने पार्लियामेंट जो यूपीएससी के बाहर हिंदी भाषा के संघर्ष को लेकर के एक लंबा आंदोलन चला, उसमें किस तरीके से वो शरीक हुए और शरीक होने के साथ साथ जैल सिंह से लेकर के तमाम बड़ी शख्सियतों को उन्होंने अपने साथ उपस्थित रखा और उस आंदोलन को एक लंबी रफ्तार देने के लिए उन्होंने निरंतर संघर्ष किया। उनके, मैं समझता हूँ कि 78 वर्ष की उम्र तक भी आप समझ सकते हैं कि कितने जीवट वाले वो पत्रकार थे, इतने बड़े संपादक थे कि उनके 200 अखबारों में उनके कॉलम अभी तक छपते रहे। और यही नहीं, उनकी जो सबसे बड़ी खासियत थी, मैं अपनी व्यक्तिगत नजर में ये देखता हूँ कि एक अव्वल दर्जे के संपादक होने के बावजूद, चिंतक होने के बावजूद, लेखक होने के बावजूद, हिंदुस्तानी नहीं बल्कि विदेशों के भी जो बड़े बड़े डिप्लोमेट्स थे, फॉरेन डिप्लोमेट्स, उनसे वो राय लेते थे फॉरेन पॉलिसीज पे, विदेश नीति पर। ये मैं समझता हूँ कि पत्रकारिता जगत के लिए और भारत के लिए बहुत गर्व की बात थी। और इस बात से भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे जीवन भर उनका जो संघर्ष रहा, उनका जो सफर रहा, वो कितना हेक्टिक रहा होगा कि दुनिया की 80 देशों की उन्होंने यात्राएं की। और न सिर्फ यात्राएं की, मैं समझता हूँ कि हम लोग घूमने जाते हैं, यात्रा करने, साइट सीइंग के लिए जाते हैं, उनकी 80 की 80 यात्राएं मैं समझता हूँ कि अपने प्रोफेशन से संबंधित रही, विदेश नीति से संबंधित रही। और मैं समझता हूँ कि देश का ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं था जो उनका मित्र ना रहा हो, देश का ऐसा कोई नेता नहीं था अव्वल दर्जे का जो उनका मित्र ना रहा हो, उनका समर्थक ना रहा हो, उनसे राय मशवरा ना करता हो। और इन सब के बावजूद उनका निरंतर 60 वर्षों से लिखना और इतने बड़े अखबारों का, इतनी बड़ी न्यूज एजेंसी का संपादन करना और उसको निभाने के बाद जो है अपने दिवंगत होने तक समाज में अपनी उपस्थिति जिंदा रखना, एक मैं समझता हूँ कि सम्मान के साथ एक बतौर लेखक
लगातार 2000 अखबारों में कॉलम लिखते हुए जाना, मैं समझता हूँ कि ये आम बात नहीं है। आजकल आप देखते होंगे कि मैं किसी को मतलब ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आजकल आप देखते होंगे कि अक्सर जो बड़े संपादक या वरिष्ठ पत्रकार हैं वो किसी न किसी रूप में आजकल प्रिजुडिस्ड हैं, किसी न किसी विचारधारा के साथ, किसी न किसी राजनीतिक दल के साथ, इस उम्मीद और विश्वास से कि भाई उनको कुछ इसका लाभ मिल सके। लेकिन मैं वेद प्रताप वैदिक साहब ने जो एक अजीम शख्सियत थी, उसमें जो मैं सबसे अच्छी बात देखता हूँ ये देखता हूँ कि वो लेफ्ट भी थे, वो राइट भी थे, वो सेंटरिस्ट भी थे, और इन सब के बावजूद वो समाज के एक प्रतिनिधि के रूप में भी पत्रकारिता करते थे। इस बात का सबूत ये है कि जब वो पाकिस्तान गए तो आप देखिए कि हफीज जो वो इंटरनेशनल टेररिस्ट हैं, उनका भी उन्होंने इंटरव्यू करके, हालांकि ये बात सही है कि बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी में आया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने एक स्टैंड ये मेंटेन रखा कि मैं एक पत्रकार के नाते वहां गया था ये जानने कि वो अगर अपने देश में या देश के बाहर इस तरह की गलत गतिविधियां कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। तो एक तरीके से उनको सबक सिखाने के दृष्टिकोण से वो कहते हैं, और उन्होंने आखिर तक अपने स्टैंड पर कायम रहे कि मैंने पत्रकारिता के नाते उनसे गिरा था, मेरी कोई सद्भावना किसी के साथ नहीं, पहले राष्ट्रभक्त, उसके बाद मैं और कुछ हूँ। तो कहने का तात्पर्य अभिप्राय ये है कि हर तरह के जोखिम उठाने के लिए वो हमेशा तैयार रहते थे, और जिस तरीके से उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की पत्रकारिता के लिए, देश के लेखन के लिए, हिंदी के संरक्षण के लिए, हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, और इसके साथ साथ एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए अपना जीवन दिया इस समाज को, इस देश को, इस दुनिया को। मैं समझता हूँ कि ऐसी मिसाल मिलनी बहुत मुश्किल है। आज उनके हमारे बीच से चले जाने पर मैं समझता हूँ कि न सिर्फ पत्रकारिता को बेतहाशा नुकसान हुआ है, लेखन को बेतहाशा नुकसान हुआ है, चिंतन को बेतहाशा नुकसान हुआ है, बल्कि इस देश की जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है उसको भी नुकसान हुआ है, क्योंकि ऐसे पत्रकार, ऐसे अच्छे इंसान, ऐसे सहृदय इंसान, इतने बड़े संपादक मिलना बहुत ही मुश्किल है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं